O2 IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये वीडियो जो है मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के लिए बना रहा हूँ और वो भी ऐसे एस्पायरेंट्स जिनका इस बार वाला प्रीलिम्स जो है वो ठीक नहीं हुआ या ऐसे एस्पायरेंट्स जो अभी तैयारी करना सिर्फ शुरू कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग्स हैं इस वाले प्रीलिम्स के पेपर में, बिकॉज जैसा सा हरियाणा में ट्रेंड था बहुत सारे लोग जो हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए रेडी होके गए थे, लेकिन पेपर जो था उनकी एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं आया। ऑल्दो आई वार्नड अबाउट इट अर्लियर, बट आप लोग थोड़ा कम सुनते हो इन बातों को। तो इस वीडियो में मैं डिटेल्ड बात करूंगा कि क्या हमारी अप्रोच, अब क्या क्या मेन नई चीजें जो हमें अगले पेपर में ध्यान रखना है जब भी ये पेपर आएगा, और बिगनर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं गाइडलाइंस दूंगा कि पढ़ना कैसे है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो दो पार्ट्स रहेंगे वीडियो में, या अर्लियर की इनसाइट्स, इस पेपर की जो इनसाइट्स हैं वो क्या रही, एंड सेकेंडली अब इनसाइट्स को फॉलो कैसे करना, हाउ टू फॉलो देम अप, कैसे हमें पढ़ना है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रमोशन कि अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो O2 IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS पे अवेलेबल है। वहां पे बहुत सारा फ्री और पेड कंटेंट आपको मिल जाएगा HCS की प्रिपरेशन के लिए। लाइव कोर्सेज भी हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, एज वेल एज टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप प्रोग्राम, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। यूपीएससी एज वेल एज स्टेट सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग हरियाणा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो आप ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो पहली इनसाइट्स की बात करते हैं हम लोग कि HCS प्रीलिम्स इस बार जो हुआ उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए एज अ बिगनर, या अगर आप हैशटैग लूसेंट वाले लोग थे, जो कि नॉर्मली हरियाणा में 50% एस्पायरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि पेपर जो है वो वन लाइनर आएगा, तो उन लोगों के लिए बेसिक इनसाइट्स मुझे आपको बतानी है। हालांकि मैंने ये बात जो है वो लगभग 4 महीने पहले मई में जब पेपर की डेट शिफ्ट हुई थी उस टाइम एक वीडियो में मैंने बोला था, डिटेल्ड वे में बात करी थी कि इस बार का जो पेपर है वो वन लाइनर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। राइट, सिमिलरली कुछ लोगों ने इस बात को सुना भी, स्टूडेंट्स हमारे ने बातों को सुना तो उनका स्कोर आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज्यादा है। जिन्होंने इस बात को नहीं सुना, लूसेंट वालों का हाल आप लोग जानते हो, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लूसेंट पढ़ के वहां पे गए थे। अब एक बड़ी बेसिक सी बात समझिए कि HCS प्रीलिम्स ने, HCS 2021 ने एक बात तो बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी है। HCS ने ही क्या, अगर आप पैरेलल स्टेट्स की बात करें, मैं PPSC की बात कर लूं, पंजाब का पेपर आता है, हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर लें, ऑल टुगेदर सारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है उनका पैटर्न और उनका लेवल ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल राइज कर रहा है, और वो दे आर ट्राइंग टू रीच अप टू द लेवल ऑफ UPSC। इस बार PPSC तो मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाले थे जो UPSC के लेवल को भी सरपास करने की कोशिश कर रहे थे। बट प्राइमरली हमें इस बात को समझना है ए कि लेवल ऑफ एग्जाम जो है, लेवल एंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है धीरे धीरे वो UPSC के स्टैंडर्ड की तरफ मूव कर रहा है। इस बार का जो HCS का पेपर था इट वाज मॉडरेटली टफ। वहां पे जो क्वेश्चंस थे वो वन लाइनर नहीं थे। 70% क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे। देवर ईदर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको मैचिंग क्वेश्चंस बताने हैं, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, विच इज नॉर्मली UPSC का जो पैटर्न है, या साथ के जो डिफिकल्ट जैसे PCS का इस बार पेपर आया। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आने वाले जो टाइम के पेपर है वहां पे आपकी, रैदर देन कि आप फैक्ट्स का रट्टा मारें, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चीजों की, और उस लेवल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसका एक जनरल आइडिया होना जरूरी है, वरना आपकी तैयारी फ्यूटाइल हो जाएगी। और दूसरी बात, जब इस टाइप के पेपर हो ही रहे हैं तो सेकंड एस्पेक्ट इज कि आपका जो मेन कंपटीशन है वहां पे स्टेट के जो ऐसे लोग हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हेड ऑन कंपटीशन है, बिकॉज देयर इज नो सच डिफरेंस। इस बार हरियाणा के भी कोई बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं आए, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए थे, एंड अब लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रहा, बिकॉज UPSC वाले लोग जो हैं वो फैक्चुअल वन लाइनर्स को नॉर्मली इग्नोर करते हैं, लेकिन आज वो भी डिफरेंस खत्म हो चुका है, तो आपका कंपटीशन भी उन लोगों के साथ है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड से ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है और मुझे पढ़ना कैसे है। अगर उस प्रोसेस को आप इजीली फॉलो करोगे तो वाकई आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा आने वाले पेपर में। ठीक, तो इस बात को आपको समझना था। दीज वर द बेसिक इनसाइट्स फ्रॉम द पेपर। अब मैं बात करता हूं कि चलो जो हो गया सो हो गया। दो तरीके के, देखो, जिन्होंने इस बार का पेपर अपीयर किया था ठीक नहीं हुआ, डिसहार्टन होने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट लुक फॉर योर एस्पेक्ट्स। अगर आप लूसेंट वाले थे तो भूल जाइए, आपको मैं बिगिनर ही कंसिडर कर रहा हूं। अगर आपने सिर्फ लूसेंट पढ़ के पेपर देने की कोशिश करी है तो इनके वाली बात सुनिएगा। अगर इफ यू हैव स्टडीड वेल बट फिर भी आपका पेपर ठीक नहीं हुआ,
तो क्या करना है? देखिए, बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स इन द एग्जाम जो आपके फेवर में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा होगा, आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रेपरेशन है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप कंसिस्टेंट नहीं थे, आपने बहुत ब्रेक्स लिए हैं उसमें। सेकंड, आपका जो रिवीजन था, या तो आपने रिवीजन मिस किया, अगर किया तो आपने सिर्फ रिवीजन को पढ़ के किया, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो थे वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं करे। मेरा तो ये जनरल रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो शाम तक उसके 40-50 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करके ही सोइए, और वो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करिए। टॉपिक पढ़ने से मतलब नहीं है मुझे, आपके टॉपिक को रिटेन रखने से मतलब है, और उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको ठीक तरीके से करने से मतलब है। तो ठीक तभी होगा अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। तो ये दो एस्पेक्ट्स आपके कहीं ना कहीं मिस हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने सिलेबस अच्छे लेवल से तैयार किया था, ऐसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो वहां पे नहीं थे, तो आपकी स्टडीज में गैप्स रहे होंगे, होल्स रहे होंगे, उनको फिलअप करने की कोशिश करिए। रिविजन जो है, आपने जो पहले सोर्स पढ़े थे, अगर वो स्टैंडर्ड सोर्स थे तो उन्हीं सोर्सेज को आपने दोबारा से शुरू करना है। इस बार रिवीजन करते हुए हर एक चैप्टर का, मान लीजिए आप 100 एक टॉपिक पढ़ लिया, ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया। अब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने के बाद एक चीज पे ध्यान रखना है कि 100 या 150 क्वेश्चन उसके सॉल्व करके देख लीजिए। अब जब आप 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे तो ठीक नहीं होंगे, कोई 20-30 क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, मैटर ऑफ फैक्ट ज्यादा ही गलत होने की संभावना है। तो जितने गलत होते हैं, दीज सब टॉपिक्स ऑफ अ सब मॉर्फोलॉजी, वो आपके क्लियर नहीं है, उनको क्लियर करना है, फिर आगे जाना है। ठीक, तो ऐसे आपको खुद की नॉलेज में जो होल्स है वो पता लगते रहेंगे, यू विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी। तो दीज आर द टेकअवेज फॉर दोस्त जिन्होंने इस बार अपीयर किया था ईदर विद प्रेपरेशन और विदाउट प्रेपरेशन। विदाउट वालों के लिए, लूसेंट वालों को मैं विदाउट प्रेपरेशन ही कंसिडर कर रहा हूं। ओके देन, अब बात करते हैं ऐसे लोग जो शुरू कर रहे हैं प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन शुरू करने वाले लोगों, आपको अगर पेपर का बेसिक पैटर्न पता नहीं है कि एचसीएस में क्या आता है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, मेरी वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्री में ये आता है, मेंस में ये आता है, इंटरव्यू ऐसे होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट ऐसे बनता है। मेरी वीडियो चैनल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एचसीएस एग्जाम हैज बीन कवर्ड, है ना। तैयारी कैसे करनी है, प्री के कैसे तैयारी करनी है, मेंस को कैसे अप्रोच करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, मैं वो बेसिक बातें तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं बिगनर्स को एडवाइस दूंगा, बुक्स के बारे में बताऊंगा। तो अब हम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है कि कैसे तैयारी करें। तो देखिए, तैयारी शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा जानना है कि अगर मैं पेपर पैटर्न को समझता हूं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चंक जो बिगनर्स को सबसे पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, दैट इज ऑफ जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज जो है वो मोटा चंक है। इसके बाद आपका जो तैयारी है वो आती है कि हम लोग साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें एटलीस्ट, फिर उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, एंड जो सी सेट एग्जाम है उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, या वहां पे भी हमें पास तो होना ही है, तो उसका क्या क्या चीजें रहेंगी। आज जो मेरा मेन फोकस है वो रहेगा बिगिनर्स के लिए जनरल स्टडीज, बिकॉज आपका फेज 1 ऑफ प्रेपरेशन जीएस से ही शुरू होगा। ऑल्दो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कैसे किया जाता है, अगेन इस पे एक वीडियो है, ऊपर आई बटन पे जाइएगा, मिल जाएगी, लेकिन अभी मत देखना, बाद में देखना, पहले जीएस का देख लेते हैं। तो वैसे जीएस का कोई एज एन सच प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं रहता, जो भी चीजें इससे बाहर आती हैं तो वो एक शब्द लिखा रहता है एटसेट्रा, उसमें कवर हो जाती है। एवरीथिंग विच इज अंडर सन कम्स अंडर जनरल स्टडीज, बट दैट डज नॉट मीन्स कि हम लोग किसी भी चीज को डिटेल में घुस के पढ़ने लगे। हमने हमारी सहूलियत के लिए इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिवाइड करा, इनके सोर्सेज को निकाला, सो दैट कि आप इजी वे से जो कट ऑफ है उसको क्रैक कर सके और आपका मेंस में ठीक स्कोर आ सके। दिस इज आवर मेन बेसिक मोटिव इज देयर। तो जीएस के ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लाइक करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल इन्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं, एंड जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। दीज आर द सब्जेक्ट्स जिनको हमें पढ़ना होता है। तो बिगनर लोगों को क्या करना है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपने अभी कॉलेज पास आउट किया है, आपकी प्रेपरेशन का जो फंडामेंटल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो आपने पहले बेसिक्स इकट्ठे करने, बेसिक्स इकट्ठे करके साथ में एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है, स्टैंडर्ड सोर्स, उसको रेफर करना है, प्लस आपने प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द फंडा। अब ये कैसे करनी है उसकी मैं बात बताऊंगा। बेसिक से मेरा मतलब है एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड सोर्स से मेरा मतलब है आप इधर, अगर आप एकेडमी को ज्वाइन किए हैं तो इन लोगों की जो बुक्स हैं वो मिलेंगी, या आप मार्केट से जैसे एम लक्ष्मीकांत वगैरह उनको बाय करते हैं, तो एक एक सब्जेक्ट पे एक स्टैंडर्ड बुक की हमें आवश्यकता होती है।
अब एंड पे प्रैक्टिस जो है वो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल एज जो मेंस के आंसर लिख के वो सारा कुछ वहां पे करना है। तो मैं वही बात आपको बताऊंगा कि बेसिक्स कहाँ से पढ़ने हैं और स्टैंडर्ड सोर्स कहाँ से पढ़ने हैं, कितना टाइम आपको अप्रोक्सीमेटली लग सकता है। बीइंग अ बिगनर, जीरो से शुरू कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप 10 से 12 महीने में, 10 to 12 मंथ्स में इसके लिए रेडी हो सकते हो। और आपका जो लेवल रहेगा, इन बेसिक्स का लेवल रहेगा, देयर विल बी नो सच डिफरेंस इन यूपीएससी एंड एचपीएससी। चाहे पेपर में आगे जाके डिफरेंस आए, लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे से कवर होंगे तो वाकई आपका जो पेपर का सिलेक्शन रेट है वो बढ़ेगा। अदरवाइज तो वो यूपीएससी वाले आ ही रहे हैं, वो ले जाएंगे वो स्टूडेंट्स, उनकी तैयारी आपसे अच्छी है। ठीक, तो ऐसे लोग जो 21-22 साल में शुरू कर रहे हैं तो प्लीज आप साथ में यूपीएससी कंसिडर करिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एचपीएससी को ध्यान में रखेंगे, जब पेपर आएगा तो इनका ओरिएंटेशन कर लेंगे। और प्रेपरेशन का मॉड्यूल जीएस का जो है वो सेम रहेगा। देर इज नो सच डिफरेंस, देर इज नो लूसेंट बुक जो कि आगे आने वाले दिनों में आपने पढ़नी है, जरूरत नहीं है। अगर फिर भी एनजाइटी फील हुआ तो पढ़ लेंगे, 3 दिन की किताब है, 200-250 पेज है, कभी भी पढ़ सकते हो। बट जस्ट फॉर दी सेटिस्फेक्शन, नींद आ जाए अच्छी, इसके लिए पेपर में कुछ नहीं आएगा इससे। ठीक, तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि जीएस के सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है जी हिस्ट्री। यहाँ पे बड़े सारे लोगों के डाउट्स आते हैं, ओल्ड पढ़नी है, न्यू पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये एक लिस्ट है एनसीईआरटीज की, जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ये पढ़ लीजिए, वेल एंड गुड है। अगर ये नहीं पढ़ना तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर इसको स्किप कर दीजिएगा। एक ही सोर्स लेना है ना, ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। ये भी नहीं पढ़नी, कुछ लोग कहते हैं जी तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए हिस्ट्री को लेके, +1 +2 की, दे आर ऑल्सो वेल एंड गुड। बट ऐसा नहीं है कि आप ये भी पढ़ रहे हो फिर नए वाली भी पढ़ रहे हो, पुराने वाली भी पढ़ रहे हो, नहीं, एक ही चूज कर लो। बाकी जो जो भी चीजें मिसिंग रहेंगी, होता है एक किताब में कुछ 2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं तो एक माइनस भी होता है, तो वो हम स्टैंडर्ड बुक से फर्दर कवर कर लेंगे। नॉर्मली जो कोशिश मेरी रहती है कि अगर आप पढ़ ही रहे हो तो जो एंशियंट मेडिवल है, एंशियंट एंड मेडिवल जो है वो एनसीईआरटी की बुक से अच्छा रेडी हो जाता है। इफ यू लुक फॉर तमिलनाडु बोर्ड, वहां से भी अच्छा हो जाता है, इनसे भी ठीक हो जाता है। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी जा सकती है, दैट इज की जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है, स्पेक्ट्रम राजीव वहीर एक बुक आती है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, मॉडर्न इंडिया की बुक, उसको आपने रीड करना है साथ। अब रीडिंग के बाद कोई भी एक टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे ही आप टॉपिक वाइज कवर करोगे, कोई भी एक टॉपिक कैसे पढ़ना है, इनिशियली वो टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना है। कोई भी इनिशियली कोई भी टॉपिक आपने स्टडी करना स्टार्ट करना है तो स्टार्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी। हिस्ट्री में तो चलो सारी पढ़नी होती है, स्टार्टिंग आप किसी भी छोटी क्लास से स्टार्ट करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। यहाँ पे जो गिवन है, आगे वाली क्लासेस में जो गिवन है उसको रिलेट करके मैं एक थेमेटिक और वीडियो भी बना दूंगा डिटेल की, टॉपिक वाइज कैसे सिमेट्री बनाते हैं, कनेक्टिविटी पूरी होगी। उसके बाद एंशियंट मेडिवल के केस में जब आपने सारा टॉपिक रीड कर लिया है तो उसके बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। उन क्वेश्चंस में जो आपकी गलतियां होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, हमारी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज है, तो आप करके देखिए। जो भी गलतियां होती हैं, दैट इज द टॉपिक्स जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अब वहां से आप कोई और इंटरनेट सोर्स से या आपके एग्जिस्टिंग सोर्स से उन क्वेश्चंस को कवर करिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई करिए अपने मेंटर्स। हर एक टॉपिक को ऐसे मूव इन करना है। जैसे अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो एनसीईआरटीज के जो टॉपिक है, एज वेल एज जो आपकी स्पेक्ट्रम है, वहां से सेम टॉपिक को दोबारा पढ़ने के बाद तीसरी दफा जाके आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, वहां से जो गलतियां होंगी उनको रिकवर करना है। अब सारे टॉपिक्स में हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो ज्यादा बेहतर होगी। अब आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटीज +1 की जो 2 एनसीईआरटीज है फाइन आर्ट्स की, एज वेल एज +2 की जो क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, दे विल बी मोर देन सफिशिएंट। मैटर ऑफ फैक्ट जो क्लास 11 की सेकंड वाली बुक है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन, सिर्फ 9th एंड 10th चैप्टर इसका हमें पढ़ना है। अगर एक्सटेंडेड बुक यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, हालांकि उसका एचपीएससी के लिए मैं बहुत बड़ा वेटेज नहीं मानता, बट स्टिल इफ यू फील लाइक रीडिंग एन स्टैंडर्ड बुक, तो नितिन सिंघानिया जो है इसको रीड किया जा सकता है। इसका एक ही कौन है कि नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, बल्क है, बट इफ यू हैव टाइम तभी पढ़ना, वरना मेरे लिए तो आर्ट एंड कल्चर यहां से भी अच्छा रेडी हो जाता है। जितने से क्वेश्चन आते हैं 70-80% अटेम्प्ट हो जाते हैं और टाइम भी कम लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, देखिए ज्योग्राफी जो है वो +1 +2 की ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हो तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसके साथ अगर बुक आपने कोई सप्लीमेंट करनी है तो जीसी लियोंग लोग कर लेते हैं समटाइम्स फॉर दी सेटिस्फेक्शन। एक आपको जो ऑक्सफोर्ड का मैप आता है, ऑक्सफोर्ड मैप साथ में रखना है हर एक लोकेशन को मैप इन करने के लिए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे कोई भी अवेलेबल सोर्स आप पढ़ सकते हो, बाकी सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं।
ऐसे स्टूडेंट्स जिनको +1 की ज्योग्राफी बड़ी मुश्किल लग रही है, तो आप बैक ट्रैक कर सकते हो, आप 10th वाली पढ़ सकते हो। अगर 10th वाली भी खराब लग रही है तो आप 9th 8th 7th ऐसे स्विच करना है। अगर आप यू आर ओके विद दैट कि मुझे ये समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, तो देन देयर इज अ वेरी लेस नीड कि आपको पिछली क्लासेस से कोई क्वेश्चन आए, बिकॉज ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है दोबारा कवर हो ही रही हैं। सो समय भी बच जाएगा। इसके अलावा कोई इस तरीके की बुक पढ़ लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। माजिद हुसैन सर की जो बुक है उसको आप स्किप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि वो आपको बहुत बड़ा वेटेज देगी एज फार एज ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी इज कंसर्न, बिकॉज वो बुक बहुत ज्यादा बल्कि टाइम ज्यादा लेती है, ऐसे क्वेश्चन आजकल कम आ रहे हैं। द नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ पे +1 एंड +2 की जो मैक्रो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, +2 की माइक्रो इकोनॉमी भी थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं इसके इनिशियल, वो पढ़ने हैं। एंड जो +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको कंप्लीटली पढ़ना है। फिर भी अगर मेरा पिक हो तो सिर्फ ये 2 बुक्स अब अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। 9th में और 10th में कुछ कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं रेलेवेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, उनको जस्ट रिव्यू करना है। वहां से क्वेश्चन पूछने लायक तो नहीं, लेकिन आपकी बेसिक फाउंडेशन बन जाएगी ऐसे लोग जिनकी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी नेसेसरी है, तो दैट इज संजीव वर्मा, यूनिक पब्लिशर्स की बुक आती है, बड़ी छोटी सी किताब है, इसको पढ़िए, सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आपके सीधे सीधे ठीक हो जाएंगे। देन बात करते हैं जी पॉलिटी। तो पॉलिटी के केस में एनसीईआरटीज का जो वेटेज है वो बड़ा ही कम है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इनकी जो स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत, एज फार एज HCS इज कंसर्न, तो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हो, इसका सिर्फ सिटीजनशिप वाला चैप्टर नंबर पहला जो है सिटीजनशिप, उसको स्किप कर देना। उसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से कवर किए गए हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो किसी टीचर से पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी सारी एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, वहां पे जो सारे टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर्ड है। फिर भी अगर साथ में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो फॉर दी यूपीएससी पर्पसेस, तो +1 की जो पॉलिटिकल थ्योरी है दैट इज नॉट कवर्ड इन द एम लक्ष्मीकांत, तो इसको पढ़ सकते हो। कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इन 2 एस्पेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। बाकी जो चीजें हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, इनका ज्यादातर चीजें जो है वो एम लक्ष्मीकांत में कवर्ड है। तो ये 2 टॉपिक्स आप अच्छे से यहाँ से कवर करोगे, और बाकी एम लक्ष्मीकांत, एंड देन बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको दोबारा से रिवाइज करोगे, उनके नोट्स भी बनाओगे। देन बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट की भी यहाँ पे। तो साइंस में वैसे तो सारी बुक्स ही आपने 7 to 10 तो सारी बुक्स पढ़नी है, और स्पेसिफिकली 8th 9th 10th में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद जो +1 +2 की बुक्स है, वहां से कुछ बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं जो में पढ़े जाते हैं, बायो के लिए भी, और वहां पे इकोसिस्टम इकोलॉजी के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th एनसीईआरटी इकोलॉजी की यूनिट 10 है, उसका यूनिट 13 है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन को लेके, यूनिट 14 है, देन यूनिट 15 है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यूनिट 16 है एनवायरमेंटल इश्यूज। क्लास 1 की जो केमिस्ट्री है उसकी भी यूनिट 14 एंड यूनिट 16 जो हमें वो करनी है। +1 की यूनिट 14 करना है, और +1 की जो बायोलॉजी है उसकी यूनिट 4 एंड 5 करना है, +2 की केमिस्ट्री की यूनिट 16 एंड बायोलॉजी की यूनिट 8 9 10। ये चीजें हमें पढ़नी है। यहां से मेजॉरिटी ऑफ द जो साइंस के बेसिक टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, इकोलॉजी के भी बेसिक टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर और इकोलॉजिकल मैं बात करूं तो 13 से 16 जो चैप्टर है +2 की बायोलॉजी का, वो सारा डील्स विद द इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल सिस्टम्स। एंड जो बायोटेक्नोलॉजी, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी में हमें ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे बायोटेक से क्वेश्चन आता है, पावर से क्वेश्चन आता है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो +2 की बायो की कुछ रेलेवेंट चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे, उनको रीड करना है और उन पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देयर इज नो नीड कि अगर आप कोई सेपरेट बुक पढ़ो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ सकते हो, बेसिक साइंसेस यहाँ पे कवर हो जाएगा। स्टैंडर्ड बुक जो यहाँ पे रिकमेंडेशन लिस्ट में है दैट इज रवि पी अग्रहरि की बुक है, मैग्रो-हिल पब्लिकेशन की, रवि पी अग्रहरि मैग्रो-हिल पब्लिकेशन, दैट इज अ स्टैंडर्ड बुक, और इसके बाद क्वेश्चन ही सॉल्व करने, इसके अलावा और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स जो आपने पहले कवर करने हैं। इसके बाद वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि सीसेट को कैसे कवर करना है, या मेंस को कैसे अप्रोच करना है, या आंसर राइटिंग कैसे करनी है। इनिशियली 4 से 6 महीने में जो आपका काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो फाउंडेशन है
किसी भी सब्जेक्ट का वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उससे पहला काम, आप जो ये चीजें पढ़ रहे हो इसमें कोई बहुत बड़ा लर्निंग का प्रोसेस नहीं है। आपका एक ही मोटिव है कि यहां से आने वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम ठीक कर पाए, सो दैट कि पहला जो प्रीलिम्स का हर्डल है उसको क्रॉस करें। सिमिलरली मेंस में रहेगा कि यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसका अच्छा आंसर लिख पाए। तो पहला मोटिव यही है कि आपका फाउंडेशन इस लेवल का हो कि कोई भी क्वेश्चन आता है उस नॉलेज को यूज करके उसका सही या एक इंटेलिजेंट गैस आप लगा सको। तो उस वे से पढ़ना है। 4 से 6 महीने में यू विल बी ऑलमोस्ट डन विद द बेसिक्स, देन विल स्टार्ट फॉर द मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे उसके लिए नोट्स बनाने हैं। एंड एज फार एज न्यूज़पेपर इज कंसर्न्ड, लास्ट में न्यूज़पेपर जो है, हालांकि मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि एचसीएस के लिए करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं, फिर भी आप जस्ट यू कैन फॉलो द इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे स्टेट की न्यूज भी कवर होंगी और सेंट्रल लेवल की न्यूज भी कवर होंगी। इवन यूपीएससी वालों को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि द हिंदू को छोड़ के इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच कर जाइए, इसका यूटिलिटी ज्यादा है। तो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, एक मंथली मैगजीन पढ़िए। मंथली मैगजीन का भी अगर मैं रिकमेंडेशन दूं तो वैसे रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप मार्केट में जाइए, जो भी आपको अच्छी लगती है, कोई लोकल नाम नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक दृष्टि की करंट अफेयर टुडे आती है, अच्छी मैगजीन है। फोकस आती है, अच्छी मैगजीन है। मेड इजी की एक मैगजीन आती है, वो भी अच्छी है। फिर भी आपको जो भी मैगजीन लगे उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और नंबर ऑफ पेजेस कम हो, 100-125 पेज इज मोर देन एनफ फॉर अ 1 मंथ करंट अफेयर। उनको साथ रिवाइज करिए और धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। इस चीज का बॉटम लाइन ये है कि किसी भी मेंटोर से अगर आप बात करोगे उसकी एक अपनी स्ट्रेटेजी, आप मुझसे बात कर रहे हो तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, किसी और से बात करेंगे वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा। मोटिव सेम ही है लेकिन रास्ता में डिफर, वो कोई और बुक को बेस्ट बता सकता है, मैं किसी और को बेस्ट बता सकता हूं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों गलत हैं, वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूं। आप लोगों को चूज करना है कि मुझे किसको ट्रस्ट करना है ना। उसका रास्ता फॉलो करोगे जाएगा वो भी आपकी मंजिल तक, मेरा फॉलो करोगे वो भी मंजिल तक जाएगा। लेकिन आप अगर हमारी दोनों बातों को मिक्स करोगे देन यू आर एट अ ट्रबल। ठीक, तो एक ही मेंटोर को सुनिए, उसको फॉलो कर लीजिए 1-1.5 साल, उससे आपका आउटकम निकल आएगा। अगर आप किसी मेंटोर को ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप बार बार उसकी बात पे डाउट करके गूगल करके चीजें चेक करना चाहते हैं, देन उसको सिलेक्ट ही मत करिए, किसी और मेंटोर के पास जाइए जिस पे आप विश्वास कर सके। ही बिन थ्रू योर प्रोसेस जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, तो ही नो ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक इनिशियली। चाहे वो 4 बातें गलत भी बता रहा है लेकिन 6 ठीक भी बताएगा जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आप डाउट में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे और खुद स्ट्रेटजीज को मिक्सअप करोगे तो आपका ज्यादा नुकसान होगा, जैसा इस बार लूसेंट वालों ने किया। हमने चीख चीख के लोगों को बोला कि लूसेंट मत पढ़ो, इससे कुछ नहीं आएगा, लेकिन दे डिड इट। सारा कुछ छोड़ के एंड वाले 1.5 महीने उसका रट्टा मार रहे थे, उससे कुछ नहीं आया। दे आर आउटसाइड ऑफ द गेम। तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। जो भी आपका मेंटर है उसको सिलेक्ट करते हुए वक्त ले लीजिए, लेकिन उसकी सुन लीजिए तो आपका लाभ होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा ले लिया, बट फिर भी कोई डाउट्स रहे तो नीचे बता दीजिएगा कमेंट में, आई विल रिप्लाई।